आज 3 मई का दिन है। काली पट्टी निषेध आंदोलन हमने शुरू किया था और आज उसका आखिरी दिन है। आज उसकी हम समीक्षा करेंगे और कल समीक्षा करने के बाद भविष्य में क्या करना है उसकी योजना कल घोषित की जाएगी। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उसको सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से जवाब दिया जा रहा है। पहला सवाल है राजकुमार काले, अकोला। सर, मेरा सवाल है कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, ओबीसी का आरक्षण लेते हैं, लेकिन खुद को क्षत्रिय राजपूत समझते हैं। क्या ये क्षत्रिय राजपूत है? इस बारे में मार्गदर्शन करिए। SC ST OBC के लोग मूल निवासी है और यदि जाति के भ्रम के आधार पर कुछ बातें उनके दिमाग में भ्रम पैदा करती है उच्च नीचता के आधार पर, तो वो इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से ऐसा होता है। इसलिए उन लोगों का विरोध करने के बजाय उन लोगों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। तीसरी बात ये है कि ये क्षत्रिय लोग नहीं है मगर मार्शल लोग जरूर है। मार्शल का मतलब होता है कि ये क्षत्रिय से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग रहे हुए हैं भारत के मूल निवासी। तो इस बात को जानना और समझना सही संदर्भ में जरूरी है। चंद्रकांत नागावकर, देश के भगोड़े व्यापारियों का 67,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। ऐसा कौन सा कानून है जो देश का पैसा लेके भाग जाने पर कर्जा माफ होता है? और यह कानून कब बनाया गया? कृपया मार्गदर्शन करिए। रिजर्व बैंक के पास और भारत सरकार के पास जो कर्जा लगातार कर्जा लेने के बाद भी जमा नहीं किया जाता है, उसके लिए NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट का कानून है, जिसके तहत उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट में डाला जाता है और उसके तहत उस पैसे को या तो माफ किया जाता है या तो लिटिगेशन में, कोर्ट के कानूनी लिटिगेशन में डाल दिया जाता है। मगर जो बैंक का हिसाब किताब होता है उस हिसाब किताब से उसको अलग कर दिया जाता है। और ये संकट NPA का भारत में इसलिए ज्यादा बढ़ा हुआ है और ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बढ़ाया हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने उद्योगपतियों के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया लेते हैं और वो हजारों करोड़ रुपया जिन उद्योगपतियों से लेते हैं उनको बैंक से लिया हुआ पैसा भरने के लिए ज्यादा जोर लगा नहीं सकते, इसलिए उस पैसे को वो माफ कर देते हैं। इसलिए इसमें देश को चलाने वाले सरकार चलाने वाले कांग्रेस बीजेपी के लोग और उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों का नेक्सस है और ये तीनों लोग मिलकर ये पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसे सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। एक RTI कार्यकर्ता ने पुलवामा हमले की जांच पड़ताल के बारे में केंद्र सरकार से पूछा तो केंद्र सरकार ने कहा कि पुलवामा हमले की जांच नहीं होगी। ऐसा केंद्र सरकार ने क्यों कहा? क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी जिसको ये मामला उठाया जाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया।
इसको बड़े पैमाने पर सारे देश भर में उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया गया। इस वजह से सरकार को इसकी जांच नहीं होगी ऐसा कहने का मौका मिल गया है। दूसरी बात, इसमें जो षड्यंत्र है खुद केंद्र सरकार ने किया हुआ है और ये षड्यंत्र इंक्वायरी में एक्सपोज हो सकता है, ना हो इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। मूलाराम मेघवाल, अध्यापक, जिला बाड़मेर, राजस्थान। वर्ण व्यवस्था को समझाइए। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों की व्यवस्था है। पहली बात, इसको बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया। दूसरी बात, इसमें पहले नंबर पर ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने को रखा, क्षत्रियों को अपने नीचे रखा, मगर क्षत्रियों को इसका एहसास नहीं है। क्षत्रिय के नीचे वैश्य को रखा और वैश्य के नीचे शूद्र को रखा और शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करने के काम में लगाया। तो इस देश में जो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, ऐसे सारे के सारे जो लोग हैं वो मूल निवासी है। इस बात को हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है और मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों के द्वारा लाया गया, थोपा गया और थोपना आसान हो इसलिए मनुस्मृति के द्वारा पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया। नंबर 2, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका डीएनए यूरेशिया के लोगों से मेल खाता है। क्या ये तीनों वर्णों के लोगों का वंश एक ही है? विस्तार से समझाइए। इनका डीएनए आपस में नहीं मिलता है, कम ज्यादा है, इसलिए एक ही वंश के लोग हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, भारत में जो क्षत्रिय और वैश्य लोग हैं, कम से कम ऐसा कहते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए ब्राह्मण पहल करता है। इसलिए वास्तविक मूल निवासियों की शत्रुता ब्राह्मणों से है। इसलिए 3.5% लोगों का ही मुद्दा प्रधानता हम लोगों को उठाने की जरूरत है। स्वप्निल कुमार, ग्राम कमलाबाग, झिंझक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था तो उन्होंने सबसे पहले किसे सौंपा था और कैसे लागू हुआ था, कृपया करके मार्गदर्शन करें। तो ये जो संविधान लिखा गया, ये 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनके साथ में स्वीकार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालचारी ऐसे 4 राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता उस समय उपस्थित थे। मगर ये हैंडओवर करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसे लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 निर्धारित की गई थी, क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस का एक अधिवेशन था। वो अधिवेशन 26 तारीख को था, इसलिए 26 तारीख का चुनाव किया गया। उसके पीछे दूसरा भी एक मकसद था कि बाबा साहब आम्बेडकर का महत्व घटाया जाए, ये भी एक मतलब था। हसीब आलम, सर, मुरादाबाद से। मुरादाबाद में मुस्लिम बहुल इलाकों में न सैनिटेशन है, न सरकार की तरफ से जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है अनाज मिल रहा है। मेडिकल स्टोर की बुरी हालत है। लॉन्ग लाइफ सेविंग ड्रग्स न मिलने की वजह से मर रहे हैं। अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास में है
तो हमारे पास सचिवालय में लिख कर भेजिए, हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। फैजुर रहमान, एनआरसी के प्रोटेस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ कदम उठाए हैं आप? इसके बारे में जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से या वहाँ चलने वाले आंदोलन की तरफ से हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी देकर के मदद मांगने का काम नहीं हुआ है, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई सबूतों के आधार पर होती है और स्थानिक स्तर के लोग, आंदोलन करने वाले लोगों के पास सबूत होते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। अगर फैजुर रहमान जी आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो हमारे पास पहुंचाइए, हम अगली कार्रवाई करेंगे। जयदीप परमार, मेरा सवाल है कि जय भीम शब्द कब और कैसे प्रचलित हुआ, कृपया मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र में जब बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन का सिक्का बड़े पैमाने पर चला, उसके बाद इस शब्द का प्रचलन हुआ। एग्जैक्टली कौन से तारीख को हुआ ये बताना मुश्किल है। वरुण YDV, हिटलर और ब्राह्मण का डीएनए कोई संबंधित है? अगर है तो हिटलर ने यहूदी को क्यों मरवाया? हिटलर का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए आपस में एक नहीं है, और हिटलर यहूदी नहीं थे, जू नहीं थे। विनोद लोधी, मैं विनोद लोधी, कानपुर उत्तर प्रदेश। हमारा सवाल है, दलित शब्द कब और कैसे उत्पत्ति हुई? दलित वर्ग संघ नाम का संगठन जगजीवन राम ने बनाया था और तब से यह शब्द प्रचलन में आया है। बाबा साहब आम्बेडकर इसके समर्थन में नहीं थे। नितेश वानखेड़े, अमरावती सर, सेपरेट इलेक्टोरेट का वैल्यू क्या है, प्लीज इसका मतलब समझाइए। सेपरेट इलेक्टोरेट का एक लाइन में मतलब ये है, रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनने का तरीका, जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सही प्रतिनिधि चुनकर जा सके। दिलीप गढ़ से, IFSC को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया, इस पर प्रकाश डालें। इस पर पॉलिटिकल विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में। तो ऐसा पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सेंटर गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, और इस वजह से इससे लगभग 2 लाख लोगों का रोजगार गुजरात चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। इसका महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए पूरी शक्ति से। बशीर अहमद जलगर, सर, Delhi police are arresting those people who had taken part in opposing CAA, NRC and NPR. This is against our constitution and Supreme Court decision. Now what to do, sir? बशीर अहमद जी, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिन लोगों ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट किया उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसे लोगों के सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली ऑफिस हमारा करोल बाग में है, वहां आप भेजिए, हम अगली कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र आहारी, सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में आदिवासियों का विशेषाधिकार समाहित है, मगर अभी तक इसको लागू नहीं किया। क्या आदिवासियों को अपने मौलिक अधिकार से वंचित करने वाले लोगों पर क्या देशद्रोही का मुकदमा चलाया जा सकता है? देशद्रोही का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, मगर
आदिवासियों को सारे देश भर में आंदोलन करके संगठित करके एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। आप उस आंदोलन में शामिल होइए। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग इसमें काम जोर शोर से कर रहे हैं। शोषित कुमार, ग्राम खंतलैया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। भारत के मूल निवासी लोगों ने मुस्लिम धर्म क्यों अपनाया, सर मार्गदर्शन करें। जब ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपना और महिलाओं को दास बनाना, ये भयंकर षड्यंत्र थोपा, तो हमारे बुजुर्गों ने इसका बदला लेने के लिए, और चूंकि इस्लाम में मसावात था, मसावात मतलब इक्वेलिटी थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के मुसलमानों ने इसे स्वीकार किया, भारत के मूल निवासियों ने इसे स्वीकार किया। ये उसका सबसे पहले नंबर का कारण है। ब्राह्मण प्रचार करते हैं कि तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ, 200% झूठ है। सदाशिव हरिंगखेड़े, बालाघाट से हिंदू शब्द गैर संवैधानिक है, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल नाम क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंदू कोड बिल शब्द का उपयोग करने के बावजूद भी उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि वो जो कोड बिल था उसमें ब्राह्मण धर्म के विरोध में सारे के सारे कानून थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि ब्राह्मण धर्म के विरोध के सारे कानून हिंदू के नाम पर अगर बनाया जाए तो शायद मान्यता होगी, मगर फिर भी ब्राह्मणों ने इसे लागू नहीं होने दिया। अजिंक्य शीर्षक, न्यूज मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक और सभी गवर्नमेंट जगह पर मनवादियों का कब्जा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारे पास राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने का विकल्प है, उसकी तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। राहुल रॉय, छात्र, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया। सर जी, मेरा सवाल यह है कि जब सच्ची रामायण जो पेरियार ललई सिंह यादव जी के द्वारा लिखी गई और उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध कर दिया कि रामायण काल्पनिक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, और जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी साकेत को बुद्धिस्ट स्थान होने का सबूत मिला है, तो फिर ऐसे में अयोध्या के मामले में राम मंदिर के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने का क्या मतलब है? ये सारा राजनीतिक फैसला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर ही फैसले दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये प्योरली राजनीतिक फैसला है, इसको समझने की जरूरत है। राजकुमार दास, सर मेरा सवाल है कि बीबीसी का एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हिटलर और मुसोलिनी के शासन का अंत, उसमें हिटलर के बाएं हाथ पे स्वस्तिक चिन्ह काली पट्टी पे लाल रंग में बार बार दिखाया जा रहा था, जबकि स्वस्तिक चिन्ह भारत में धर्म से जुड़ा है, तो फिर हिटलर से कैसे जोड़ा गया? राजकुमार जी, जो नीत्शे नाम का एक थिंकर था, उसने मनु को महान आदमी माना और यहाँ से वो स्वस्तिक का चिन्ह लेकर गया। नीत्शे हिटलर का गुरु था, इस तरह से स्वस्तिक चिन्ह हिटलर तक पहुंचा। रॉयल धनविजय, विद्यार्थी मोर्चा, वर्धा। सर जी, एएसपी पार्टी गठित करने के बाद चंद्रशेखर का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे थे कि मैं बामसेफ को जिंदा करूंगा, परिवर्तन यात्रा निकालूंगा, ऑफशूट विंग बनाऊंगा, बामसेफ के कर्मचारियों से मिलूंगा। तो उसके इस स्टेटमेंट के द्वारा ऐसा लग रहा था कि वो बामसेफ को काउंटर करने की प्लानिंग पे
आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। भारत के संविधान के अनुसार चंद्रशेखर आजाद को अपना काम करने का अधिकार है। और पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा करता है तो हम लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करने का काम नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने के हम आपस में विरोध में हैं। तीसरा, हमारा दुश्मन निर्धारित है, हमारी लड़ाई केवल उसी से होगी, किसी और से नहीं होगी। ये 3 बातें आप ध्यान रखिए और अपने मकसद, उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़िए। ये आपको ध्यान रखना है और आपस में लड़ना नहीं। राजीव राव, अभी मीडिया में कोरोना को लेकर कहा जा रहा है कि वायरस के साथ ही जीना होगा या दवाई खोजने में वक्त लगेगा या अन्य जो भी भीड़ ना हो उसे रिलेटेड है। ये लॉकडाउन खुलने के बाद भीड़ को आंदोलन के लिए सड़कों पर ना निकले उसकी पूर्व तैयारी नहीं है। बहुजन क्रांति मोर्चा यात्रा द्वारा जो सैलाब ब्राह्मण के खिलाफ पूरे देश में उभर रहा था वो फिर से वैसा गतिमय हो सकता है। हमारा संगठन 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गाँव में फैला हुआ है। ये उद्देश्य के लिए कार्य करने वाला संगठन है और इसमें उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले लाखों पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं और उसी हमारे महापुरुषों की विचारधारा लेकर चल रहे हैं। तो कोई भी आदमी इस तरह का संगठन खड़ा नहीं कर सकता। 43 ईयर लग गए हमको खड़ा करने के लिए और इतना आसान काम नहीं है। इसलिए इस बात को, इस लहर को हम खड़ा कर सकते हैं, इस पर आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए। नौशाद खान, दलितों पर अत्याचार के खिलाफ और उनके हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई में आप और आपकी टीम नजर आती है, ऐसा क्यों? नजर नहीं आती है, ऐसा क्यों? नौशाद जी, आप एनपीआर और एनआरआईसी की लड़ाई जब हम देश भर में लड़ रहे थे, 29 तारीख को हमने भारत बंद करवाया, मॉब लिंचिंग के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया, तो आप हमें कहीं नजर नहीं आए, आप हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। तो आप कौन से इलाके में हैं, उस इलाके के लोगों को, जो हमसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के जो लोग हैं उनको ढूंढिए, तो आपको मिल जाएंगे उधर। देवानंद शेंडे, मुंबई महाराष्ट्र से, इंडिया दैट इज अ भारत, ऐसा संविधान में पहला कलम है, फिर भी बनवादी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। क्या इनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सी धारा के तहत कर सकते हैं? तो जिस कलम का आपने उल्लेख किया उसी कलम के आधार पर कर सकते हैं। ये संविधान में लिखा है, ये ऐसा कह रहे हैं, तो ये विरोधी है संविधान के। सूरज तागड़े, इंचार्ज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नागपुर, षड्यंत्रकारी एवं चालाक ब्राह्मणों के साथ साथ हमारे ओबीसी SC ST के भी कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे साथ कोई जातिवाद नहीं हुआ है। हम बोल सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, विदेश में भी पढ़ सकते हैं, आज कहाँ जातिवाद है? हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं आया है। इस पर छात्रों को क्या जवाब देना चाहिए? जब उनके पिछवाड़े पे लात पड़ेगी तब उनको ऐसा लगेगा। दूसरों के अनुभव से जो सीखता है
उसे बुद्धिमान माना जाता है। जो दूसरों के अनुभव से नहीं सीखता है उनको गधा कहा जाता है। क्या आग में उंगली डालने से उंगली जलती है तो उसके लिए क्या खुद ही उंगली डालना जरूरी है? दूसरे के अनुभव से भी तो सीखा जा सकता है। क्या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्तां, शूद्रत्व ओबीसी पर थोपा गया और घुमंतू जातियों को बहिष्कृत किया गया, क्या ये खत्म हो गया? ये अभी भी बरकरार है और देश पर ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। अगर पढ़ा लिखा विद्यार्थी ऐसा कहता है तो उसकी वजह यह है कि पढ़ाई लिखाई में इस तरह के विषयों पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ऐसे होता है। एग्जामिनेशन में ओपन का कट ऑफ ज्यादा होता है, फिर उससे कम ओबीसी का होता है, फिर उससे कम एससी एसटी का होता है। ऐसा ही कॉलेज में एडमिशन के वक्त भी होता है। तो संविधान में ही इसकी प्रोविजन दी है क्या यह आज भी जैसी कि वैसी लागू होना चाहिए? इससे कोई बदलाव करने की जरूरत है। संविधान लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी फंडामेंटल लॉ होता है, और जीवन के हर क्षेत्र में कानून लागू करने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। जो आप कह रहे हैं उसका कानून अलग है, उसके तहत ये किया जा रहा है। राजेश पहलान, बसपा के होते हुए आपने बीएमपी का निर्माण क्यों किया? बसपा वोट काट कर किसको फायदा पहुंचाने का मकसद है? सबसे पहले आपको जो राजेश पहलान जी, ऐसा लगता है आप बसपा के समर्थक हैं, तो इसलिए आपको जवाब देना जरूरी है। जब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी उस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में चलती थी। तो जब बसपा बनाई तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं ने काशीराम जी पर आरोप लगाया कि ये बाबा साहब आम्बेडकर की पार्टी को खत्म करने के लिए बसपा बनाई। तो काशीराम जी ने जवाब दिया, रिकॉर्ड अवेलेबल है, कि अगर आरपीआई ने बाबा साहब आम्बेडकर के उद्देश्य विचारधारा पर काम किया होता तो हमें बसपा बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का उद्देश्य विचारधारा कार्यक्रम छोड़ दिया, इसलिए हमने बसपा बनाई। अब अगर बसपा यही काम जो आरपीआई ने किया अगर वही काम करने लग जाए तो जोरू का जिस तरह से कहावत है कि किसी को बंधुआ मजदूर की तरह बंधे रहना जरूरी नहीं है। अपने विवेक से अपने समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, रास्ता निकालने की जरूरत है, और ये रास्ता बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने निकाला। बहुजन मुक्ति पार्टी हमने नहीं बनाया, ना बहुजन मुक्ति पार्टी से हम बंधे हुए हैं। हमारा व्यवस्था परिवर्तन का और आजादी का लक्ष्य है, उसको लेकर चल रहे हैं। जो हमारे मुद्दों को उठाएगा उसका साथ सहयोग समर्थन करते हैं। राजेश जी, आप मायावती के पास जाइए, हम आपको ऑथराइज करते हैं कि सतीश मिश्रा जो ब्राह्मणों को उन्होंने अंदर घुसा के रखा हुआ है उसको निकाल दीजिए। हम लिखित रूप से आपको बोलते हैं कि हम बहन जी का समर्थन करेंगे और ये सारा आंदोलन जो है, ये सारा का सारा आंदोलन उनके समर्थन में खड़ा करेंगे। ऐसा हमने बहुत लोगों को कहा जो उनके समर्थक थे, तो उन्होंने हमको कहा कि हमारी कहाँ इतनी औकात है कि हम मायावती से बात करें। मायावती तो हमसे बात भी नहीं करती है।
तो हमने उनको कहा कि जब आपकी औकात नहीं है तो फिर आपको जो सही रास्ता है उसको अपने विवेक से चुनना चाहिए और अपने विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। शोभना संजीव, सर आर्य शब्द पाली भाषा का है ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन यह कार्यकर्ता को दिए हुए जवाब में आपने कहा कि आर्य शब्द वेदों से लिया हुआ है, क्या यही सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो एंशियंट शब्द है आर्य, वो वैदिक लिटरेचर में आया हुआ है और वहां से उन्होंने ये शब्द लिया। आर्य शब्द का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और बुद्धा का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसका ट्रांसलेशन होता है श्रेष्ठ जीवन मार्ग। तो वो शब्द वहां से आया है ऐसा हमारी जानकारी में हमें लगता है। अगर आपके पास वेद से नहीं आया है तो आपको सबूत के तौर पर उसे पेश करना होगा। राजेश अहिरवार, ग्राम पराचरी, त्योंदा तहसील, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी के जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के बारे में चर्चा हुई है या हो गई है, बताया जा रहा है कि आरक्षण छोटे वर्ग को दिया जाता है और उनसे अब उनके लिए खत्म करने जैसा ये जानकारी मिली है, तो इसमें आपकी क्या राय है और हमारे बहुजन भाइयों के लिए उसके लिए विरोध करना सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका अध्ययन हम कर चुके हैं और अभी 3 तारीख तक जो आंदोलन था उसकी समीक्षा करके 4 तारीख को दूसरा आंदोलन घोषित कर रहा है, उसमें ये मुद्दा डाला जाएगा और इसके बारे में विस्तार से लोगों को बताया जाएगा। अभी जो सवाल है रूम खान पठान, जब ये ट्रस्ट सरकारी नहीं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री किस हैसियत से इस ट्रस्ट का हिस्सा है? जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया उसका विवाद शुरू हो गया है और ये अब आने वाले समय में बड़ा विवाद का मुद्दा बन सकता है, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्रधानमंत्री, ट्रस्ट से जुड़े अन्य मंत्री, सरकारी एजेंसियां या बीजेपी के नेता सरकारी कोष की तरह क्यों प्रचारित कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा ज्यादा हो इसलिए कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष यानी PMNRF पहले से ही है तो ऐसे में PM केयर्स फंड की नई स्कीम आवश्यकता क्यों थी? अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे ये ऐसे लगता है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया RSS के द्वारा जो NGO शुरू किए गए हैं उन NGO को यह फंड दिया गया है, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है और उसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ चुके हैं। अभी आने वाले समय में इस पर देशव्यापी मुद्दा खड़ा होने वाला है, इस पर हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और आने वाले समय में जो 4 तारीख से आंदोलन शुरू करना है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा।